बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में। इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने डिटेल में क्लोनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18, बायोलॉजी पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1। टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम टॉपिक का इसका मतलब समझते हैं कि इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है, फिर हम इंशाल्लाह उसे कंटिन्यू करेंगे कि आप अपने माहौल को किस तरह से उसकी हिफाजत कर सकते हैं या उसे बचा सकते हैं, उसे आप महफूज रख सकते हैं। तो वो तरीके हमने यहाँ पे बयान करने हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ सब हेडिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट्स के बारे में कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके क्या क्या असरात हैं इंसानी जिंदगी के ऊपर या उसके सोसाइटी या एनवायरनमेंट पे क्या क्या असरात हैं इंडस्ट्रीज के। तो इंडस्ट्रीज हेल्प मैनकाइंड टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड। पहली बात तो ये होगी कि इस इंडस्ट्री की वजह से, इन सनतों की वजह से हमारा जो जिंदगी का मेयार है वो अप हुआ है। ये हो गया इसका फायदा। इसके बाद इसका सेम टाइम पे इसका नुकसान भी बयान किया गया है। इट डिस्ट्रॉयड अवर एनवायरनमेंट। इसने हमारे माहौल को तबाह कर दिया। तो इसका एक फायदा हो गया और एक नुकसान हो गया कि इसने हमारे जीने के मेयार को बेहतर कर दिया। हमारे पास आसाइशें आ गई, हमारे पास इंडस्ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बेहतर हो गया। दूसरी तरफ जानिब इसका नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है कि इनसे निकलने वाला फुजला जो होता है, धुआं वगैरह जो होता है या और बाकी चीजें, उनने हमारे माहौल को नुकसान किया। तो ये इसका इफेक्ट हो गए इंडस्ट्रीज के। इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारे जो टॉपिक है बुक पे लिखा हुआ उसके जो सेकंड पैराग्राफ है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इन द सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू एनवायरनमेंट बाय दीज इंडस्ट्रीज। हम इसको जरा सेगमेंट्स में करके पढ़ेंगे। टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के ज्यादा तादाद में, टनों के हिसाब से जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट फुजला जो होते हैं, एंड एफ्लुएंट्स कहते हैं ऐसा वेस्ट जो कि फ्लो की फॉर्म में बाहर आता है, एंड एफ्लुएंट्स इन द सॉलिड जो फुजला सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। ये निकलते हैं टनों के हिसाब से, सनतों से, इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पे यहां से निकलते हैं। आर बीइंग इंजेक्टेड, और ये एंटर हो जाते हैं और ये दाखिल हो जाते हैं इनटू एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के अंदर, बाय द इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज की वजह से। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि टनों के हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, बाहर आते हैं सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, और फिर वो गैस की फॉर्म में, और हमारे माहौल में आकर हमें मुतासर करते हैं। These effluents frequently contain sizable amount of very toxic ever कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है? These effluents, ये जो फ्लो की फॉर्म में मादे आते हैं, फुजला आते हैं, frequently contain, ये मुश्तमिल होते हैं sizable amount of, बड़ी तादाद में, very toxic even carcinogenic material, जहरीले किस्म के इनमें मटेरियल होते हैं। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कैंसर काजिंग, ऐसी चीज जो कि कैंसर काज करे उसे कार्सिनोजन कहते हैं। तो ये जो एफ्लुएंट्स हैं इनके अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं? टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि जहरीले होते हैं और कैंसर काज करने का कैंसर काज करते हैं। अच्छा, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब पेपर में सवाल आता है, एमसीक्यू भी बात आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, नंबर 1 उसमें है लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। ये जो गाड़ियां, ऑटोमोबाइल कहते हैं खुद ब खुद चलने वाली कोई चीज। ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां जो होती हैं, इनके इंजन के अंदर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर ने जो गाड़ी बना रहा होता है उसने लेड डाला होता है। वो जो लेड होता है वो हैवी मेटल होता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक हो गया। क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, ये जो चमड़े की जो होती है ना कारखाने जो होते हैं उनमें क्रोमियम होता है, वो भी बड़ा नुकसान। ये दो हैवी मेटल की एग्जांपल आपके इस टॉपिक में मेंशन है, लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज।
ये चमड़े में क्रोमियम इस्तेमाल होता है। आर प्लेइंग हैवक टू द ह्यूमन हेल्थ, हैवक कहते हैं खतरनाक रोल प्ले करना, ह्यूमन हेल्थ इंसानी जिंदगी या उसकी सेहत के ऊपर बड़े खतरनाक असर मुरतब कर देते हैं। यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद देखते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज, बाद ममालिक के अंदर ये अपनी अलार्मिंग कहते हैं ऐसी स्टेज या ऐसा लेवल जहां पे बहुत खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाए, अपनी पीक पे कोई चीज पहुंचे, उसे अलार्मिंग कहते हैं। तो ये जो है सारी चीजें इन्हें एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज की है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस लेवल तक पहुंची है, इंतहाई खतरनाक अपने लेवल तक पहुंच चुकी है बाद ममालिक के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये इसके नुकसान है, सब कुछ है, ये चीजें आती हैं। अब आपके अगले टॉपिक में लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन, दिस प्रॉब्लम इज देयरफॉर नीड टू बी एड्रेस्ड। ये जो सारे मसाइल हैं, जरूरत इस अमर की है, नीड टू बी एड्रेस्ड, इनका हल तलाश किया जाए। और एल्स इट वुड, अदरवाइज क्या होगा, और एल्स अगर हमने इसका हल तलाश ना किया तो फिर क्या होगा, इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, इन विच केस, और फिर क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल से ये चीज बाहर हो जाएगी। इन विच केस द बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम वुड सफर इररिपेयरेबल लॉस। इसका मतलब क्या है, इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा अगर हमने इसको एड्रेस ना किया, इस पे तवज्जो ना दी तो। इन विच केस, फिर क्या होगा जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, द बायो कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम, इंसानी जिंदगी को बनाने वाले जो अज्जा हैं, बायो कंपोनेंट जो हैं, वुड सफर इररिपेयरेबल लॉस, उनको क्या होगा, ऐसा नुकसान होगा जो कि नाकाबिले तलाफी होगा। एंड दिस एनवायरनमेंट, और ये जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ, जिंदगी को मजीद कैरी नहीं कर सकेगा ऑन दिस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। तो इस सारे का मफहूम क्या था कि ये जो सारी जो ये फुजला के बारे में हमने पढ़ा, लेड, क्रोमियम, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में अभी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया। अगर हमने इसको जरूरत इस अमर किया कि इन पे तवज्जो दी जाए, अगर हमने इन पे तवज्जो ना दी तो ये काम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर इस जमीन के ऊपर जो जिंदगी है वो उसका खात्मा हो जाएगा, फिर मजीद उसका बका जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा हमने यहां तक पढ़ लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब हमने देखना है कि बायोलॉजी का इन वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करने में क्या क्या रोल रहा है। तो हमने आज यहाँ पे 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं इसी के अंदर से। अच्छा, पेपर में सवाल आ सकता है कि आप प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में बताएं कि रोल ऑफ बायोलॉजी क्या है। तो फिर आपने यहां से लिखना है कि बायोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। बायोलॉजी हेल्प मैनकाइंड, बायोलॉजी मदद करती है इंसानियत की इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन, कि वो इसकी तवज्जो हासिल करे टू दिस प्रॉब्लम, इस मसले के लिए इस पे गौर व करे। एक बात तो ये होगी कि बायोलॉजी ने लोगों को इस तरफ लाया कि वो इन मसाइल पे तवज्जो दे। दूसरी बात, बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग, वो जोर दे रहे हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि कोई हल तलाश कर लिया जाए, टू सेट दिस एनवायरनमेंट, इस माहौल को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए, टू सेट दिस एनवायरनमेंट राइट, कि उसको ठीक जगह पे लाने के लिए, एनवायरनमेंट को वापस अच्छा बेहतर करने के लिए कोई ना कोई इस पे वो गौर कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, कोई हल तलाश किया जाए, टू फाइंड सॉल्यूशन, कोई उसका हल तलाश किया जाए। wherever it has deteriorated, जहां कहीं भी ये जिंदगी खत्म हो रही है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का वो हिस्सा जो इसकी इज्जत में है, उसको कोई ऐसा हल तलाश किया जाए कि वो इस खतरे से बाहर आ जाए। तो इस पे जोर दे रहे हैं कौन, बायोलॉजिस्ट। तो 2 काम हो गए। तीसरा काम बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। इस ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि लाजम करार देना, जरूरी करार, किसी चीज को वाजिब करार दे देना, ऑब्लिगेटरी कहते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पे ड्रा करता हूं, ये है इंडस्ट्री, कोई वो प्लांट लगा हुआ है, कोई भी किसी भी चीज की कोई कारखाना यहां पे है, तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस इंडस्ट्री से के बाद इसका धुआं सीधा बाहर जा रहा है, ऐसे इसका स्मोक बाहर जा रहा है, जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। अब ये कहते हैं बायोलॉजिस्ट, उनने लाजम करार दे दिया कि हर इंडस्ट्री के पास एक अलग प्लांट होना चाहिए। इस प्लांट का फायदा क्या है कि ये जो जहरीले मादे सारे हैं, ये बजाय हवा में जाने के, एनवायरनमेंट में जाने के, ये सारे फुजला जाएंगे इसके अंदर, और इसका नाम है ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट,
सारे के सारे फुजला जो कि एक कारखाने से निकलते हैं, ये सारे जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट में। यहाँ पे जाके इनके जो अंदर खतरनाक किस्म की गैसेज हैं, इनके अंदर खतरनाक किस्म के वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से उसको एनवायरनमेंट में भेजा जाएगा। अब हमारा एनवायरनमेंट उस तरह से ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। तो इस चीज को उन्होंने यहाँ पे इस तरह बयान किया कि बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। बायोलॉजिस्ट ने पहले से कह दिया है कि हर इंडस्ट्री को कि वो अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, ये ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ताकि इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स जो हैं, फुजला जो हैं, उनका इलाज किया जा सके इस ट्रीटमेंट प्लांट में, टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। और इस बात को उन्होंने हर कारखाने के लिए लाजमी करार दे दिया है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4, बायो रेमेडिएशन। अच्छा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, डिफाइन बायो रेमेडिएशन। तो ये बेसिकली पॉइंट नंबर 4 है, रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का। बायो रेमेडिएशन, बायो कहते हैं लाइफ को, रेमेडी कहते हैं इलाज को, कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम इलाज कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को काबू करने के लिए। रिमूवल और खत्म करना, डिग्रेडेशन तोड़ना ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो चीजें आलूदगी फैलाने का बायस बनती हैं, उनको रिमूव करना या खत्म करना। और या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, एक चीज आ गई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसको हमने रिमूव करना है या डिग्रेड करना है। या दूसरी चीज क्या है, टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक जहरीले जो मादे होते हैं उनका खात्मा करना है। और खात्मा कैसे करना है? खात्मा करना है जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके आलूदगी या एनवायरमेंटल जो होती है पोल्यूशन, उस पे कंट्रोल करना, उसको काबू करना। दिस इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। एंड नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट द एग्जांपल ऑफ बायो रेमेडिएशन इन व्हिच algae have been found to reduce pollution of heavy metals by bioabsorption। इसकी एग्जांपल है बायो रेमेडिएशन की कि एल्गी जो है have been found, देखा गया है कि जो एल्गी होता है to reduce pollution, वो पोल्यूशन को कम करता है ऑफ हैवी मेटल्स। ये जो हैवी मेटल्स अभी हमने पढ़ा था, लेड और क्रोमियम, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स और टेनरीज वगैरह से निकलते हैं, इनको काबू कौन करता है? एल्गी। ऑफ हैवी मेटल बाय बायो एब्जॉर्प्शन, इसको एब्जॉर्ब कर। बेसिकली एल्गी के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इनको एब्जॉर्ब कर ले और ये फिर उनको माहौल में डायरेक्टली जाने नहीं देता। इस तरीके से हम बायो रेमेडिएशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को और टॉक्सिक मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, यहां तक सवाल आपका हो गया बायो रेमेडिएशन का, इधर तक। अगला शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है डिफाइन बायो एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो एग्जांपल है ना, एल्गी हैव बीन फाउंड, ये सिर्फ लिख के पेपर में आ जाते हैं तो उनको 1 नंबर मिलता है। 2 नंबर का जवाब हासिल करने के लिए, 2 नंबर हासिल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले बायो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, कि रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि आपने वही डेफिनेशन है उसकी कि रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स, आपने जो पोल्यूशन काज करने की जो बुनियादी जो चीजें होती हैं उनका आपने खात्मा करना है फ्रॉम एनवायरनमेंट, अपने माहौल से। किस तरह से? बाय यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। यही डेफिनेशन हमने यहां भी लिखी थी बायो रेमेडिएशन की। एग्जांपल एक उसकी होगी एल्गी, आप यही बात पूरी लिखेंगे एल्गी वाली। और सम फंजाई, चैप्टर नंबर 8 में मेंशन है आपके कि फंजाई किस तरह से, जब हम वहां पहुंचेंगे तो फंजाई को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे किस तरह से वो भी अपना रोल प्ले करता है। तो मैं दोबारा से आपको शॉर्ट क्वेश्चन की लिमिट बता देता हूं। बायो रेमेडिएशन जब आप लिखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक लिखना है। जब आप बायो एब्जॉर्प्शन लिखेंगे यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद आपने एग्जांपल पूरी यहां से लेकर एल्गी वाली, मैंने सिर्फ यहां पे एल्गी का नाम लिखा है, आपने एल्गी की पूरी यहां तक बयान करनी है एंड सम फंजाई लिख के बात खत्म कर देनी है। तो यहां तक हमारे रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के 5 पॉइंट हो जाते हैं मुकम्मल। अब छठा पॉइंट हम मूव करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंडेंजर्ड का मतलब है ऐसी स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कि बिल्कुल खतरे के अंदर, खतरे वाली उस लाइन के अंदर मौजूद हैं। स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि खत्म होने के बिल्कुल ऊपर खड़ी हैं, कि बिल्कुल खतरे वाली उस लाइन में आ चुकी हैं, जद में आ चुकी हैं। इफ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर आपने उनको हिफाजत उनकी ना की, वुड सोन बी पॉसिबल टू बी एक्सटिंक्ट, पॉसिबल है कि वो फिर क्या हो जाए,
खत्म हो जाए। एग्जाम्पल उसकी आती है पांडा। अब ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, इनकी हिफाजत इसलिए जरूरी है कि अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा इनका बिल्कुल इनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। दे हैव देयरफॉर, लिहाजा इनके लिए जरूरी है, स्ट्रेस द नीड फॉर देयर प्रोटेक्शन, कि आप इन पे गौर करें और इनकी हिफाजत करें ताकि कहीं पे ये खत्म ना हो जाए। ये हमारे यहां तक 6 पॉइंट मुकम्मल हो जाते हैं, रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद हम मूव करते हैं नेशनल प्रॉब्लम। आपकी जो बुक है उसके अगले पेज पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें उसकी हेडिंग है नेशनल प्रॉब्लम, कौमी मसला बन चुका है ये। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए नेशनल प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक कौमी मसला बन चुका है कि हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे, किससे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। नंबर 2, आवर रिवर्स canals are highly polluted with the mixing of city sewage and industrial wastes। जो शहर होते हैं, बाजार वगैरह, ये जो शहरी जिंदगी है, इनकी नदी, इनकी जो नालियां वगैरह होती हैं, उनका जो गंद हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, और कारखानों का जो वेस्ट हो गया, वो सारे का सारा अल्टीमेटली कहां पे जाके गिरता है? हमारे दरियाओं के अंदर, हमारे नदी नालों के अंदर, जिसकी वजह से वो भी सारे मुतासर हो चुके हुए हैं। ये पाकिस्तान का मसला बता है। नंबर 3, फ्रेश वाटर लाइफ इज टुवर्ड डिक्लाइन। जो फ्रेश वाटर जो जिंदगी है, मछलियां वगैरह जो होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं, इज टुवर्ड डिक्लाइन, वो बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुकी हुई है। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का नेशनल प्रॉब्लम का आता है, फिश पॉपुलेशंस हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड। अब फ्रेश वाटर के अंदर और भी जिंदगियां होती हैं, प्लांट्स वहां पे होते हैं, और भी एनिमल्स होते हैं, वो सारे डिक्लाइन हो चुके हुए हैं। उनके अंदर से जो फिश है वो भी क्या हो चुकी है? बुरी तरह से इफेक्टेड हुई है। तो यहां तक नेशनल प्रॉब्लम भी हो गया। जरूरत किस चीज की है? तो जरूरत इस चीज की है कि वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हमें हिफाजती इकदाम लेने होंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें लेना होंगे कि हम इस चीज पे काबू पा लें। अगर ऐसा ना हुआ तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये हमारा जीना अजाब कर देगी। दूसरी बात, टू टेक कंट्रोल ओवर लेड, के जो लेड है उसको उस पे काबू पाना है, विच जो कहां से निकल रहा है? एग्जॉस्टिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल, जो कि गाड़ियों में से निकलता है, एंड एडिंग लेड इनटू अवर एटमॉस्फेयर। और ये लेड है ये ऐड होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमें इससे भी अपना बचना है। अब वो बचना किस तरह से है? यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन। हमें ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करना है जिसके अंदर लेड ना हो, और इस किस्म का पेट्रोल जब इस्तेमाल होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है वो यही है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और उस धुएं के अंदर लेड, जो कि हमारी जिंदगी पे खतरनाक या मनफी असरात मुरतब कर रहा है। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की पहली हेडिंग हमारे पास पहले पैराग्राफ की बनती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट। इसके बाद हमने पढ़ा दूसरे पैराग्राफ में कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से ये वाला बना, फिर उसका सॉल्यूशन उसी पैराग्राफ में मौजूद है कि वो क्या होना चाहिए। फिर आपने आगे पढ़ा कि रोल ऑफ बायोलॉजी क्या होते हैं, वो 6 पॉइंट थे। देन आपने पढ़ा उसके बाद नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है, वो किस तरह से बयान किया, और उस नेशनल प्रॉब्लम की अब जरूरत किस चीज की है, तो इन 2-3 बातों की हमें जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 18 जो था हमारा इसको कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा एक लेक्चर रह गया इस चैप्टर का, जिसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसमें दोबारा से पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जो जो सवाल होगा उसका जवाब देते हुए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।